ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और उसकी जो तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसी भी इकोनॉमी के इन एनी इकोनॉमी दे कंट्रीब्यूट टू वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी साइजेबल पोर्शन ऑफ द जीडीपी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक में अगर देखा जाए तो प्रोवाइडेड दे हैव सफिशिएंट एक लार्ज साइज ज्योग्राफी हो और एक अच्छी पॉपुलेशन हो, तो हमेशा अगर किसी भी गवर्नमेंट को उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना हो तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंपैरेटिवली एक बड़ा ही एक आसान और एक बड़ा ही अप्रोचेबल कंपैरेटिवली एक सेक्टर है जिसे एड्रेस किया जाता है। This was true of US in 1930s, this was true of Germany, this is true of a lot of other countries as well, including China. तो पाकिस्तान में भी इसी चीज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत पजीराई हासिल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 2.7% ऑफ आवर टोटल जीडीपी और इसके साथ तकरीबन 70 डिफरेंट एलाइड इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं और ये तकरीबन टोटल कलेक्टिवली जो है वो पाकिस्तान में 16% ऑफ द और तकरीबन ये पाकिस्तान में टोटल 16% ऑफ जो एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। और 2019 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टोटल नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो हाईएस्ट सबसे जो रिसीव की गई वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में की गई। इससे पहले ये जो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई थी ये दूसरे सेक्टर्स में रिसीव की जाती थी जिसमें प्रिंसिपली पावर सेक्टर था, लेकिन 2019 में फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन सेक्टर सरपास्ड इवन पावर सेक्टर इन रिसीविंग दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये खास तौर पे बहुत ही अहमियत के लिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी भी जाती है। तो इसी सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए तो जो लॉज में अमेंडमेंट किए गए उनको अगर हम ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करें तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं जिसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए जो इनकम टैक्स की रिजीम है उसे कम्प्लीटली अमेंड किया गया है। इट गोज विदाउट सेइंग कि इसकी चंद शराइत हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हम वी विल लर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वेबिनार। लेकिन बहरहाल समझने की बात यह है कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो टैक्स रिजीम थी उसके अंदर बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं और उन्हें बड़े सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और दूसरा बड़ा अहम नुक्ता जो है वो ये है जो कि एक इस गवर्नमेंट के लिए एक बायस क्रिटिसिज्म भी बना है, वो ये है कि इसके अंदर एक एमनिस्टी टैक्स एमनिस्टी का भी कॉम्पोनेंट है। एंड दिस इज ओपन नॉट ओनली टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बल्कि एक इंडिविजुअल जो है एक नॉर्मल फर्द भी जो है वो इस टैक्स एमनिस्टी का फायदा उठा सकता है प्रोवाइडेड वो एक सर्टेन कंडीशंस को मीट करे। लेकिन इसे राइट अवे जो है वो गवर्नमेंट एमनिस्टी कहने से फिलहाल गुरेज कर रही है, लेकिन बहरहाल इसके जो प्रोविजंस हैं वो अल्टीमेटली एक टैक्स एमनिस्टी की तरह ही काम कर रहे हैं प्रोवाइडेड अगेन के सर्टेन जो कंडीशंस हैं उन्हें मीट किया जाए। तो ये टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं और किस तरीके से स्पेशली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टैक्स रिजीम को चेंज किया गया है, आइए उन्हें हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से पहले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो टैक्स रिजीम थी वो एक नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स किए जाते थे। नॉर्मल टैक्स रिजीम से मुराद ये है कि वो अपने जो रेवेन्यूज हैं किसी भी बिजनेस की तरह अपनी टोटल कलेक्शन अपने तमाम रेवेन्यूज को वर्कआउट करते थे और ये देखते थे कि अच्छा हमारी टोटल जो भी सेल्स हैं फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो कितनी है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे टोटल तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं। सो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल लैंड डेवलपमेंट है अगर वो डेवलपर हैं तो ये तमाम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट उसकी जो भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके बेसिस पे टैक्स दे दिया जाता था। तो जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बिजनेस था वो भी एक नॉर्मल ही किसी भी बिजनेस की तरह टैक्स किया जाता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो अबाद की तरफ से हमेशा आती थी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कि ये जो भी मैकेनिज्म है दिस इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। बहुत ज्यादा इसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है और इसमें अनफॉर्चुनेटली एफबीआर के जो तमाम नहीं सर्टेन ऑफिशियल्स की तरफ से जो सब्जेक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए फिर एक आर्बिट्री बाजुकात टैक्स भी जो अप्लाई किया जाता था, तो इस वजह से स्पेशली जो मेंबर्स ऑफ बात थे जो इस बिजनेस कम्युनिटी से लोग ताल्लुक रखते थे उनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है हमेशा कि आप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इनकम को फिक्स टैक्स रिजीम पे ले आए। इससे होगा ये कि इसमें से सब्जेक्टिविटी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी
और काफ़ी हद तक हमारे इवन जो मीडियम साइज एंड स्मॉल साइज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो भी टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे, और गवर्नमेंट के लिए ओवरऑल जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये एक स्पेशल स्कीम डिज़ाइन की गई है। अच्छा, इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये स्कीम जो है, दिस इज नॉट अवेलेबल टू ऑल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर से। ये बहुत अहम है कि वो तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो इस स्कीम से इस्तेफादा करना चाहते हैं, जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो इसके लिए ऑप्ट करेंगे। ऑप्ट करने का एक मैकेनिज्म होगा। एफबीआर अपने आइरिस पोर्टल के ऊपर एक स्पेशल फॉर्म डिजाइन करेगा, वो फॉर्म को पब्लिक करेगा, और हर वो बिल्डर और डेवलपर जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है, they have to opt for this taxation by 31st December 2020। याद रखिए कि इस स्कीम को मुतारिफ कराने का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही है, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस वजह से पूरी कोशिश की गई है कि ये जो भी बिल्डर हो, डेवलपर हो, या कोई और इंडिविजुअल हो, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीजें एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर ही स्टार्ट की जाए। एंड बाय एंड लार्ज दिस डेडलाइन हैज बीन सेट एट 31st December 2020। तो इस वजह से हर वो बिल्डर और डेवलपर जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है, दे हैव टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम बाय 31st December 2020। so, उसके अलावा ये क्या करेंगे? उसके अलावा इस स्कीम की खासियत ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ या मैं एक डेवलपर हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स इस स्कीम के अंदर फॉल नहीं करेंगे। सो ये एक बहुत अहम फीचर है। दे हैव टू ऑप्ट फॉर दिस ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस। उन्होंने एफबीआर के पास आके आइरिस पोर्टल में जाके ये बताना है कि ये हमारा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है और इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि आप नीचे भी देखेंगे, कि जो कि हम आगे जाके देखेंगे जरा, कि उन्होंने बताना है कि इस प्रोजेक्ट की ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये एरिया होगा। फॉर एग्जांपल जो भी उस प्रोजेक्ट की अप्रूविंग अथॉरिटी है, अगर वो बिल्डिंग है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, अगर मैं कराची की या सिंध के दूसरे इलाकों की बात करूँ, या फॉर एग्जांपल कोई मैप अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, या फॉर एग्जांपल नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग है, या तो उनसे आप सर्टिफाई करा के लाएंगे कि इस हमारे प्रोजेक्ट की ये स्पेसिफिकेशंस हैं, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप जाके एफबीआर में रजिस्टर कराएंगे। एफबीआर को बताएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हवाले से ही मैं इस स्पेशल स्कीम को ऑप्ट करता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करता हूँ। तो ये स्कीम की बड़ी एक स्पेशल फीचर है कि आपने प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जाके एफबीआर के पास रजिस्टर कराना है। अगर आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो पर से ऑटोमेटिकली आपके तमाम प्रोजेक्ट्स इस स्कीम के अंदर नहीं आए। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। अच्छा, दूसरा क्या फीचर है इस स्कीम का? दूसरा ये है कि जो भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको आप ऑप्ट करते हैं, नंबर 1, या फिर कोई आपका इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक ऑलरेडी आपकी एक्टिविटी चल रही है, कहीं आपकी बिल्डिंग बन रही है फॉर एग्जांपल, कहीं फॉर एग्जांपल आपकी यूनिट्स बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हैं, आपकी हाउसिंग कॉलोनी, कोई इस किस्म की फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है जो कि आप डेवलप कर रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट फेज में है, उसका एक सर्टेन हिस्सा कंप्लीट हो गया, मे बी 20%, मे बी 30%, रिमेनिंग बकिया हिस्सा आप चाहते हैं कि वो स्कीम के अंदर टैक्स किया जाए, तो उसके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है। तो इन एनी केस इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप ऑप्ट करेंगे बाय 31st December 2020, एंड देन दीज प्रोजेक्ट्स नीड टू बी कंप्लीटेड बाय 30th September 2022। ये भी अगेन अहम बात है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपने एक दफा किसी प्रोजेक्ट को ऑप्ट कर लिया कि आप इस स्कीम के अंदर उसकी टैक्सेशन करेंगे, और फिर आप ताहयात आप 10 साल, आप 15 साल, 20 साल उस प्रोजेक्ट को छोड़ दें और सिर्फ फिलहाल आप इम्यूनिटी ले लें, ऐसा नहीं। सो द गवर्नमेंट वांट्स कि आप अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो फौरन आप उस प्रोजेक्ट को इस स्कीम के अंदर रजिस्टर कराएंगे, फौरन से मुराद बाय 31st December 2020, और फिर अगले 2.5 साल के अंदर यानी 30 सितंबर 2022 तक आप उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी करेंगे। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, और क्या चीजें हैं? क्योंकि ये स्कीम फिक्स टैक्स रिजीम है, जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इनकम इस स्कीम से पहले जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स की जाती थी, बट बिकॉज दिस इज अ फिक्स टैक्स रिजीम, तो एक नॉर्मल फिक्स टैक्स रिजीम की तरह इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, कोई भी सेट ऑफ लॉसेस नहीं होंगे, कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं होंगे, और ना ही इस चीज के अंदर टैक्स क्रेडिट्स दिए जाएंगे। तो एक क्योंकि नॉर्मल फिक्स टैक्स रिजीम का भी यही मैकेनिज्म होता है कि आपका फॉर एग्जांपल एक सर्टेन दिस हैज टू बी अ बेस अदर देन अ प्रॉफिट बेस।
तो ये फॉर एग्जांपल आपके सेल्स रेवेन्यू हो सकते हैं एक फिक्स टैक्स रिजीम की, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ। या फॉर एग्जांपल अगर हम इंपोर्टर्स की बात करें टैक्स 2019 से पहले, तो जो कमर्शियल इंपोर्टर्स थे वो भी फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर ही आते थे, लेकिन उनकी फिर जो बेसिस उठाई जाती थी वो उनकी कस्टम्स वैल्यू फॉर एग्जांपल उठाई जाती थी, कॉस्ट बेसिस उठाई जाती थी, जिसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पे भी एक कन्वेंशनल फिक्स टैक्स रिजीम की तरह आपकी जो सेल प्रोसीड्स होंगे उसी के ऊपर ही टैक्स चार्ज होगा, और उसके अगेंस्ट किसी भी किस्म की डिडक्शन, सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स या डिडक्टेबल अलाउंसेस वगैरह नहीं अलाउ किए जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा अहम फायदा जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दिया गया है फॉर ऑल दोज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हु ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर दिस रिजीम, वो ये है कि वो मिनिमम टैक्सेशन सेक्शन 113 के अंदर मिनिमम टैक्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और अगर फॉर एग्जांपल वो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उनके ऊपर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी अप्लाई नहीं होगा। अगेन अ मेजर इंसेंटिव, क्योंकि मिनिमम टैक्स बाज़ औक़ात जो है वो बहुत एक पेनफुल फीचर हो जाता है कई बिजनेसेस के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक सर्टिफिकेशन आपने करानी है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो कि आप रजिस्टर करा रहे हैं विद एफबीआर कि अच्छा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसकी टैक्सेशन जो है वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होगी। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर मैं रजिस्टर कराने जा रहा हूँ विद एफबीआर, तो उसकी फिर एक सर्टिफिकेशन भी आपने करानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, अगर फॉर एग्जांपल सिंध है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, या वो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, या नेस्पाक होगी। और इससे फिर ये स्पेसिफिक्स हैं जो कि आपने बताने हैं कि टोटल फॉर एग्जांपल उसकी ज़मीन कितनी है, कवर्ड एरिया कितना होगा, सेलेबल एरिया कितना होगा। तो ये तमाम फीचर्स हैं जो सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, फिर ही जाके आप इस फीचर को और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से आप वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है, जो कि वो बिल्डिंग भी हो सकती है, जो कि फॉर एग्जांपल लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। और एफबीआर ने भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन जो सेट की है वो 30 सितंबर 2022 तक सेट की है। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे कि वो हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स हों, या हो सकता है वो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हों। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर जो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है अंडर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड 11th शेड्यूल, जो कि इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू एफबीआर ने इंट्रोड्यूस किया है, कि आपका जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो इस 11th शेड्यूल के अंदर डिफाइंड है, जो कि हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप वर्कआउट करेंगे कि मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। वो आप किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, वो आप ये देखेंगे कि अच्छा मेरा ये टोटल एरिया कितना है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो टैक्सेबिलिटी हो रही है वो एरिया के हिसाब से हो रही है। तो अगर बिल्डिंग है तो एक स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी। अगर कोई हाउसिंग अथॉरिटी, अगर फॉर एग्जांपल कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई और डेवलपमेंट है जो कि एक डेवलपर जिसके ऊपर काम कर रहा है, तो स्क्वायर यार्डेज के हिसाब से उस चीज के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो आपने देखना है कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बनती कितनी है। अब वो आपकी नजर में उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड लाइफ हो सकता है 1 साल हो सकता है 1.5 साल हो सकता है 2 साल, जो भी है आप वर्कआउट करेंगे कि एज पर 11th शेड्यूल, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए डिपेंडिंग ऑन कि अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन कि वो कमर्शियल बिल्डिंग है या वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो क्या उसका टोटल जो एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट के अंदर है, या वो 3000 फीट से ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये अप टू 3000 फीट जो है ये स्पेशली जो सिंगल हमारे यूनिट्स हैं उनसे पर्टेन करता है। फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे जो छोटे लेवल के बिल्डर्स हैं वो कोई एक यूनिट के ऊपर काम करते हैं, कोई एक घर बना के फॉर एग्जांपल सेलिंग इट ऑफ, तो उनकी क्योंकि कंपैरेटिवली मार्जिन भी कम होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, तो उनका जो टैक्स रेट है वो कंपैरेटिवली कम रखा गया। जैसे आप देख सकते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनका टैक्स रेट रखा गया है। ऐसे ही दूसरे कुछ जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे 65, जिसमें सिंध के 2 अर्बन एरियाज हैदराबाद और सक्खर आ जाते हैं, और उसके अलावा कुछ पंजाब के, कुछ केपी के, और एक बलूचिस्तान का क्वेटा का एरिया जो है उसका यहाँ पे जिक्र है। और इसके अलावा भी अगर दूसरे अर्बन एरियाज हैं तो वो यहाँ पे बताए गए हैं, उनका 50 रुपीज का रेट सेट किया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो उसका टोटल स्क्वायर फीट में एरिया कितना बनता है, और अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल में क्योंकि कंपैरेटिवली मार्जिन ज्यादा होता है तो लॉजिकली उसका जो रेट है कंपैरेटिवली ज्यादा रखा गया है। ऐसे ही डेवलपर्स का जो है वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एंटायर प्रोजेक्ट या तो किसी भी साइज का एक नॉर्मल प्रोजेक्ट हो या फिर वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट हो,
तो इंडस्ट्रियल एरिया को अगेन बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स कि इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट किया जाए, इंकरेज किया जाए, तो उनका जो कंपैरेटिवली टैक्स रेट है वो बहुत कम रखा गया है। 20 रुपीज आप देख सकते हैं इन मेजर अर्बन सेंटर्स, और जो इन मेजर अर्बन सेंटर्स के अलावा बाकी अर्बन सेंटर्स हैं वो भी अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पे सिर्फ 10 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टैक्स रेट को रखा गया है। तो ये वो सारे टैक्स रेट्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे जो टोटल अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो वर्कआउट करेंगे। कि फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है जो मैं बना रहा हूँ, और जिसका टोटल फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट में अगर मैं एरिया लेता हूँ तो वो 75,000 स्क्वायर फीट बनता है, या वो 1 लाख स्क्वायर फीट बनता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट में बना रहा है। तो ये इस तरीके से मैं उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करूंगा डिपेंडिंग ऑन, जिसके लिए मुझे 2 इनपुट्स चाहिए होंगे। एक तो इनपुट है उसका टोटल एरिया कितना है, और दूसरे ये रेट्स हैं जो अभी हमने आपके सामने देखे। दूसरा आपने ये देखना है कि आपकी नज़र में उसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कंप्लीशन है कितनी, प्रोजेक्ट की लाइफ है कितनी, फॉर एग्जांपल वो 2 साल है, वो 1.5 साल है, तो उस लाइफ के ऊपर आप उसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हर ईयर की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो वर्कआउट हो जाएगी, और वो एनुअल बेसिस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने एफबीआर को पे करनी है। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म है इस स्कीम का जिसके अंदर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टैक्सेशन को सेट किया गया है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली हैं अहम। एक ये, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एफबीआर ये चाहता है कि आप इस प्रोजेक्ट का जो इस न्यू स्कीम का जो फायदा उठा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया एंड देन यू जस्ट कैरी ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। वो चाहते हैं कि फौरन से क्विकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए ताकि इकोनॉमी का पहिया दोबारा से चल पड़े। तो इस वजह से उन्होंने जो प्रोजेक्ट की लाइफ लाइन्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नए प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कहा कि उस प्रोजेक्ट की लाइफ लाइन जो है 2.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट को ऑप्ट करते हैं कि वो स्कीम के अंदर आप टैक्स करें, तो बेशक आपकी कंप्लीशन जो है वो 2 साल से 2.5 साल से आगे भी चले जाए, 3 साल तक चली जाए, इन एनी केस आपने एफबीआर को ये जो टैक्स है ये तो 2.5 साल के अंदर पे करना ही करना है। प्रैक्टिकली इस चीज का मतलब ये है। ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्योंकि रवा माली साल ऑलरेडी चल रहा है, टैक्स ईयर 20 ऑलरेडी चल रहा है, तो इस साल को इंक्लूड करते हुए आप 3 साल तक मैक्सिमम उसको ले जा सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आप करंट ईयर की भी जो उसकी टैक्स पे करेंगे उस प्रोजेक्ट की, अगर आप ऑप्ट कर देते हैं अभी भी, तो आप करंट ईयर का भी जो उसका जो टैक्स है वो आप इसी स्कीम के अंदर पे कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट की फिर मैक्सिमम लाइफ आप 3 सालों तक सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने ब्रॉड डायनामिक्स डिस्कस की है कि किस तरीके से वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो आप स्कीम के अंदर ऑप्ट कर रहे हैं उसकी टैक्सेबिलिटी होगी और उसके ऊपर क्या रेट्स अप्लाई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक अहम सवाल बनता है इम्प्यूटेड टैक्स के, इम्प्यूटेड इनकम टैक्स के हवाले से, क्योंकि जो इनकम एफटीआर के मोड में टैक्स की जाती है उसके ऊपर प्रॉब्लम यह है कि अब लॉजिकल सवाल ये बनता है कि जो अगर फॉर एग्जांपल मेरे सेल्स प्रोसीड्स के ऊपर एक सर्टेन टैक्स रेट अप्लाई किया गया जो कि स्कीम का मोड है, तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरी इनकम जो है मेरी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, या फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कॉर्पोरेट एंटिटी या मैं एक ईओपी हूँ, तो मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें मैं प्रॉफिट किस हद तक दिखा सकता हूँ। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि अच्छा एक सर्टेन जो मैंने टैक्स पे किया उसका 20 टाइम्स मेरा प्रॉफिट है या उसका 15 टाइम्स मेरा प्रॉफिट है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एफटीआर की बेसिस पे मेरी इनकम को टैक्स कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एफबीआर हैज ऑलरेडी थॉट ऑफ दिस, उन्होंने ये बता दिया है इसी लॉ के अंदर ही कि आप जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं मैक्सिमम उसका 10 टाइम्स तक प्रॉफिट आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर या आप अपनी बिजनेस बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। सो बेसिकली क्योंकि ये एक इनकम जो है वो वाइड करने वाली बात है, तो आवर रेवेन्यू अथॉरिटी फोरसीज के इस पर्टिकुलर प्रोविजन को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। तो इस वजह से उन्होंने एक बार सेट कर दिया कि आप मैक्सिमम अपनी वेल्थ जो है वो 10 टाइम्स ऑफ दिस टैक्स जो कि आप इस स्कीम के अंदर पे कर रहे हैं, सिर्फ उस हद तक ही आप अपनी वेल्थ के अंदर ये जो आपका प्रॉफिट है वो ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इस स्कीम के बारे में समझने के लिए है। दूसरे और कौन से मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए इस स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं? तो सबसे पहले है कि आप विदहोल्डिंग टैक्स से आजाद हो जाएंगे एज अ पेयर। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि उन्होंने जो भी फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ
availing services, at the time of procuring products for their projects. For example, आप सीमेंट एंड स्टील पे तो खैर अभी भी आपको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन खैर इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल आप अवेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्रिक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल्स ले रहे हैं, आप ग्लास ले रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशलाइज्ड मटीरियल आप रेती फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारी डिफरेंट बिल्डिंग मटीरियल्स हैं जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टेन विदहोल्डिंग टैक्स है जो कि आपने अपने सप्लायर से डिडक्ट करके उसको पेमेंट करनी है। सिमिलरली फॉर सर्विसेज एज वेल, आप जो भी सर्विसेज लें, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज लें, आप आर्किटेक्चरल सर्विसेज ले रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जो है वो कंक्रीट मिक्सिंग जो है रेडीमेड कंक्रीट मिक्सिंग की आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपने सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करनी है उससे आपने पेमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्ट करके फिर ही उन्हें पेमेंट करनी है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 153 है जो कि इस सारी चीज को डिफाइन करता है। तो अब ये एक स्पेशल आपको एग्जेम्पशन अवेल की गई है, एक स्पेशल आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। इससे होगा ये कि आप कंपैरेटिवली सो मोर पीपल वुड बी विलिंग टू वर्क विद यू। प्रैक्टिकल हमारे पास रियलिटी ये है कि अगर आप अपने किसी सप्लायर को कहते हैं कि अच्छा मैं आपकी जो पेमेंट करूंगा उसमें से इनकम टैक्स विदहोल्ड करूंगा, तो वो आपकी जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से वो इनकम टैक्स का कंपोनेंट जैकअप कर देते हैं और आपकी प्राइस अल्टीमेटली जैकअप हो जाती है। तो ये अब आपको एक स्पेशल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस स्कीम कि एज अ पेयर नाउ यू आर एग्जेम्प्ट, कि अब आपको विदहोल्डिंग टैक्स नहीं करना at the time of making payments to suppliers of goods and services, except suppliers of steel and cement, and at the time of making payments to your service providers, provided ये non-corporate service providers हैं। अगर आप किसी corporate entity से services ले रहे हैं, for example ये architectural services हो सकती हैं, ये engineering services हो सकती हैं, ये किसी और किस्म की सर्विस हो सकती है, तो ऐसी सर्विस की पेमेंट करते हुए आपने जो है इस टैक्स को विदहोल्ड करना है। लेकिन अगर आप ये सर्विस किसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी से ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आप बेशक ही आप उनसे टैक्स डिडक्ट ना करें, अब आपको ये सस्ता हासिल है। दूसरा कौन सा बड़ा बेनिफिट आपको अवेलेबल है? दूसरा बेनिफिट अवेलेबल है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी है और ये प्रोजेक्ट आपने एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी रजिस्टर कराया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस कॉर्पोरेट एंटिटी के थ्रू जो आप डिविडेंड देंगे, अगर आप खुद ही ओनर हैं तो आप जो डिविडेंड देंगे तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा और उस डिविडेंड के ऊपर 100% एग्जेम्पशन होगी एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्बर्समेंट। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एक मेजर बेनिफिट है जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यहां तक तो हमने देखा कि किस तरीके से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो टैक्स रिजीम है उसको कंप्लीटली चेंज किया गया और उसमें कुछ उन्हें मेजर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए। अब हम आ जाते हैं इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के उस सेक्शन में जिसमें मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था कि दूसरा जो इसका मेजर सेक्शन है वो है टैक्स एमनेस्टी के हवाले से, कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ टैक्स एमनेस्टी डिजाइन की गई है जो कि प्रोवाइडेड आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं तो आप अवेल कर पाएंगे। तो आए तो अब हम देख लेते हैं कि वो टैक्स एमनेस्टी क्या है और वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होती है, और उनके अलावा बाकी अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, मैं हूं, अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा मैं भी उठा सकूं, तो क्या हमारे लिए कोई फीचर अवेलेबल है या नहीं है? तो बिल्कुल अवेलेबल है, उसके ऊपर भी अभी हम जरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि तमाम एक्टिविटीज पे अप्लाई होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर लीगल स्ट्रक्चर इज, क्योंकि ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए जो इम्यूनिटी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, यानी इसका मकसद ये है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की लैंड पे, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए, और टैक्स इम्यूनिटी से मुराद ये है कि अब एफबीआर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये जो आपने पैसे लगाए, फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, या आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो इसके पीछे सोर्स ऑफ फंड्स आपका है क्या, सोर्स ऑफ मनी है क्या, और अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल आप नहीं जस्टिफाई कर पाए तो एफबीआर के पास पावर्स हैं सेक्शन 111 के अंदर कि वो इस पूरे के पूरे अमाउंट को टैक्स कर सकते हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन क्लॉजेस, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तो बहुत
स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं जो कि एफबीआर के पास अवेलेबल हैं, और टैक्स एमनेस्टी और इम्यूनिटी मिलने से मुराद ये है कि अब एफबीआर ये पावर्स अवेल नहीं कर पाएगा। तो ये कौन से फीचर्स हैं ये हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, यानी अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, कोई चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के हवाले से आप चाहते हैं कि मैं टैक्स एमनेस्टी ले लूं, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक बिल्डर और डेवलपर ये एमनेस्टी नहीं ले सकता। जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक नया प्रोजेक्ट एफबीआर के पास रजिस्टर कराएंगे। आप बताएंगे कि ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसका मैंने परमिट ले लिया है, इसका मैंने अप्रूवल ले लिया है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेवलपर हूँ तो इसका प्लान जो है वो मैंने अप्रूव करा लिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँ, तो ये नया प्रोजेक्ट होगा, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको ये एमनेस्टी मिल जाएगी। और क्या रिक्वायरमेंट है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इक्विटी सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोन लें और आप इस प्रोजेक्ट में लगाएं और फिर आप कहें कि नहीं अब मुझे टैक्स एमनेस्टी दी जाए। तो ये जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो एफबीआर का आइरिस पोर्टल है वहां पे जाके इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके पर्टिकुलर्स बताएंगे, और फिर आप इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब आप इसका फायदा किस तरीके से उठाएंगे ये डिपेंड करता है आपके लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर। जिससे मुराद ये कि आप ये इन्वेस्टमेंट एज अ सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप कंसर्न और अ लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो मीट करने की जरूरत है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आसान है, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आप चाहते हैं कि ये टैक्स एमनेस्टी का आपको फायदा मिले और आपसे ना पूछा जाए फ्रॉम एफबीआर के आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, तो ये इन्वेस्टमेंट आप दो कंडीशंस के अंदर या दो फॉर्म्स के अंदर ऑब्वियसली कर सकते हैं। या तो आप कैश दे सकते हैं, या आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन मेरे पास जमीन पड़ी हुई है, जमीन को मैं चाहता हूं कि मुझे इस जमीन के ऊपर आई ऑलरेडी ओन दिस लैंड, मैं चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट एमनेस्टी मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है। कैश के लिए जरूरी है कि आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करें और 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले जो भी आप चाहते हैं कि उस अमाउंट के ऊपर आपको एमनेस्टी मिले वो आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दें। या आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जमीन है और उस लैंड के ऊपर मैं चाहता हूं कि मुझे टैक्स एमनेस्टी मिले, तो उस चीज के लिए जरूरी है कि उस लैंड का टाइटल आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है दैट वाज 17 अप्रैल 2020। तो आप सिर्फ उसी जमीन के ऊपर ही एमनेस्टी अवेल कर सकते हैं जिस जमीन का लीगल टाइटल आपके पास था बिफोर 17 अप्रैल 2020। अगर बाद में आप लीगल टाइटल अवेल करते हैं, आप बाद में कोई लैंड परचेज करते हैं, तो वो आप लैंड की शक्ल में एमनेस्टी अवेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन करें, उसमें कैश डिपॉजिट करें, और फिर उस कैश के हवाले से जो आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आप जमीन लेना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो वो आप एक्टिविटीज करें। इस तरीके से आप इस टैक्स एमनेस्टी को अवेल कर सकते हैं। तो ये तो वो बेनिफिट अवेलेबल है फॉर इम्यूनिटी टैक्स एमनेस्टी के लिए जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए अवेलेबल है अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम कुछ पार्टनर्स हैं या हम एक कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं और उसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप करेंगे ये कि आप एक फ्रेश पार्टनरशिप या एक फ्रेश कंपनी रजिस्टर करेंगे। सो दिस शुड बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी, ये स्पेसिफिकली बताया गया है। इस कंपनी का या इस पार्टनरशिप का रीजन फॉर एग्जिस्टेंस या रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन और कोई नहीं होना चाहिए अदर देन दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि आप करना चाह रहे हैं। और ये कंपनी आप रजिस्टर कराएंगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 जो कि SCCP में आप रजिस्टर कराएंगे, या अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम एक पार्टनरशिप कंसर्न के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर भी आप ये स्पेसिफिकली पार्टनरशिप रजिस्टर करेंगे विद द फर्म ऑफ रजिस्ट्रार्स पार्टनरशिप एक्ट के तहत। और ये भी आपने एक्टिविटी करनी है बिफोर 31 दिसंबर 2020। यानी ये पार्टनरशिप या ये कंपनी जो है ये ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि आप नई कंपनी अभी सेटअप करेंगे, इस ऑर्डिनेंस से पहले कोई पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, पुरानी कोई पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। सो एक नई पार्टनरशिप नई कंपनी आप सेटअप करेंगे और ये भी सेटअप आपने करना है बिफोर 31 दिसंबर 2020। ये एक अहम बात है। इससे बाद में अगर आप सेटअप करते हैं तो फिर आप इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा थ्रू अ कंपनी और थ्रू एन AOP स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। सो ये डेट्स आपने जहन में रखनी है। दूसरा आपने क्या देखना है,
दूसरा आपने ये देखना है कि अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अगर आप कैश फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सम भी आपने डिपॉजिट करना है इन द बैंक अकाउंट ऑफ दिस पार्टनरशिप और दिस कंपनी बिफोर 31 दिसंबर 2020 वाया क्रॉस इंस्ट्रूमेंट, या अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर या फॉर एग्जांपल इस कंपनी का कोई डायरेक्टर या शेयर होल्डर कहता है कि नहीं मेरे नाम पर कोई जमीन है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पार्टनरशिप के अंदर मैं वो जमीन कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं या इस कंपनी के अंदर मैं वो जमीन कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन इसके लिए भी अहम है कि 17 अप्रैल 2020 से पहले पहले उस जमीन का लीगल टाइटल आपके पास हो। अगर वो लीगल टाइटल आपके पास नहीं है तो आप इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा नहीं उठा सकते, फिर आपको कैश रूट ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस चीज के अंदर। अगर तो आप इस चीज का फायदा उठा, अगर तो आप एक बिल्डर और डेवलपर हैं और आप इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा उठाना चाहते हैं, अब यहाँ पे आपका मुझसे सवाल ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बिल्डर और डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ और फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा उठाऊं, तो क्या मैं उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं? वो ये करें कि आप कहते हैं कि अच्छा मैं फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ या मैं कोई यूनिट परचेज कर रहा हूँ, यूनिट से मुराद मैं कोई ऑफिस परचेज कर रहा हूँ या फॉर एग्जांपल मैं कोई फ्लैट ले रहा हूँ, मैं कोई पोर्शन ले रहा हूँ, तो ये भी मुमकिन है आपको भी इस टैक्स एमनेस्टी का फायदा मिल सकता है। कैसे मिलेगा? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप फर्स्ट परचेजर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे ओनर से आप ये यूनिट लें या आप कंप्लीट बिल्डिंग लें जो कि ऑलरेडी डेवलपर से या बिल्डर से वो पहले परचेज कर चुका है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस बिल्डर से डायरेक्टली ये जो यूनिट है, ये जो ऑफिस है, ये जो फ्लैट है, ये जो पोर्शन है या ये घर है या ये कंप्लीट बिल्डिंग है, तो आप ये डायरेक्टली बिल्डर से लेंगे, तो यू शुड बी अ फर्स्ट परचेजर। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसकी कंप्लीट पेमेंट कर देंगे बिफोर 30 सितंबर 2020। सो इसकी ये ऑब्वियसली कोई नया प्रोजेक्ट होगा या ये हो सकता है कि ये न्यू प्रोजेक्ट ना हो, ये कोई एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हो। इन एनी केस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जब से ये प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ अप टू 30 सितंबर 2020, यानी ये 2.5 साल का टाइम है। सो इस 2.5 साल के अंदर अंदर आपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से पेमेंट पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपने ये दोनों कंडीशंस मीट कर ली तो इस सम के हवाले से, अभी 5 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, जितने भी ये सम्स हैं, इस पैसों के हवाले से एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा कि इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। तो ये एक बहुत बहुत अहम सोर्स ऑफ टैक्स एमनेस्टी है जो कि एक इंडिविजुअल सिटीजन के लिए अवेलेबल की गई है, प्रोवाइडेड आप ये फर्स्ट परचेजर हो और आप ये डायरेक्टली बिल्डर से ले रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि अगर मैं कोई यूनिट नहीं ले रहा, मैं प्लॉट ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या प्लॉट की सिचुएशन में भी मुझे एमनेस्टी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। उस चीज के लिए जरूरी है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये अहम है क्योंकि अगेन गवर्नमेंट वांट्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपकी इंटेंशन प्लॉट के पीछे ये होनी चाहिए कि मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, नंबर 1। दूसरी कंडीशन ये है कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपने ये प्लॉट ऑफ लैंड परचेज भी कर लिया और इसकी तमाम पेमेंट भी कर ली, और फिर आपने 31 दिसंबर से पहले पहले आपने कंस्ट्रक्शन भी कमेंस कर ली। स्टार्ट होना जरूरी है कम से कम कंस्ट्रक्शन का बिफोर 31 दिसंबर 2020, और फिर 2.5 साल के अंदर आपने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। सो ये भी मुमकिन है कि इस प्लॉट के हवाले से भी आपकी कंप्लीट एमनेस्टी आपको मिल जाए, प्रोवाइडेड आपकी कंस्ट्रक्शन की कोई इंटेंशन होनी चाहिए और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट भी कर दें। सो ये कुछ टैक्स एमनेस्टीज अवेलेबल हैं फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन जो कि बाय प्रोफेशन एक बिल्डर और डेवलपर नहीं है। एक लास्ट अहम बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया गया है टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना